हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, तो जिसमें ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर 11 तक आपको कंप्लीट कर दिया था। जैसा आप सभी को पता है कि हम चैप्टर वाइज एसएसटी को लेकर चल रहे हैं, और चैप्टर वाइज में हमने 11 चैप्टर खत्म कर दिया है। भूगोल के भी हमने बहुत सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं। पेडागोजी भी हम चैप्टर 1 को खत्म कर दिए हैं। बाकी चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 12 पर लेकर चलेंगे और चीज़ों को हम फटाफट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो भी चैप्टर चल रहा है, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में आपको जैसे आपको चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं, वो 2024 तक के, तो वो आपके चैप्टर 12 में हम पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद 13 पर चलेंगे, 14 पर चलेंगे। इस तरीके से हम सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए, 2 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी, जैसा हम आपको बताए थे कि हमें कुछ काम है, तो हम थोड़ा घर पे हैं, तो वीडियो नहीं आ पा रही है। और एक दो दिन में या तो फिर कल से आपकी वीडियो प्रॉपर आएगी, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन आपका एक निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब सूची है और यहाँ पर संग्राम है और यहाँ पर सन है, ठीक है। चौसा का संग्राम कब हुआ था, कन्नौज का कब हुआ था, खानवा का कब हुआ था, चंदेरी का कब हुआ था, इसको हमें देखना है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा चौसा का संग्राम है, वो आपका हुआ था 1539 में। तो ऑप्शन नंबर 3 पर मिलान करिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कन्नौज का जो संग्राम था, वो आपका हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। उसके बाद खानवा का जो संग्राम आपका है, वो 1527 में हुआ था, इसको देखिएगा। फिर चंदेरी का जो संग्राम आपका है, वो आपका 1528 में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पर बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 2023 में पूछा गया, आपके शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर एक बार हम ऐसे डिटेल में देख लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। चौसा का जो युद्ध है, ये 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध है, संग्राम का मतलब युद्ध होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 में, खानवा का 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। कथन और कारक आपका दिया गया है। कथन ए और आर को पढ़िए, विकल्प को चुनिए। अब आइए ए और आर में देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऑप्शन आर है कि यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर रही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी आपका है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी आपका है कि ए और आर दोनों गलत है। ये भी आपके शिफ्ट 2 में पूछा गया है, आपको 2023 में पूछा गया है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा कि जो मुक्ति द्वारा एकत्रित जो राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों किए जाते थे? क्योंकि यह इसलिए किया जाता था ताकि जो मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर है, कर मतलब जो आपके टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स को कर कहते हैं, ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन 1 है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन 2 है कि खिलजी खान, 3 आपका है कि फिरोज शाह तुगलक, 4 आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी। अब सही विकल्प चुनना है। तो पहले कौन आएगा वो बताना है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले कौन आया? हमारा गयासुद्दीन बलबन आया। तो ऑप्शन सी में पहला 1 है। फिर कौन आया था? हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पहले कौन आया था आपका? याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन, ये। फिर उसके बाद कौन आया? दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी आया। फिर तीसरे नंबर पे कौन आया? फिरोज शाह आया, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आपका कौन आया? खिज्र खान आया। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो था गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी कब से कब आए। देखिए, जो गयासुद्दीन बलबन आपका है, ये 1266 से लेकर इसका जो राज्य था वो 1286 तक चला। और बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। जो इल्तुतमिश जो था का गुलाम एवं चालीसा दल का क्या था? ये बलबन सदस्य था। उन्होंने ये क्या किया था? उन्होंने ही तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया? विनाश किया।
अब अलाउद्दीन खिलजी को देख लेते हैं। इसने जो राज्य किया था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था इसका राज्य। उसके बाद बलाउद्दीन खिलजी, देखिए सॉरी अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का क्या था, पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर क्या किया, राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर क्या किया, अपने सिक्कों पर इस स्वयं का नाम और द्वितीय सिकंदर के रूप में क्या किया, उल्लेख करवाया था। और जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका जो राज्य था 1357 से 1388 ईस्वी तक था। फिरोज शाह ने क्या किया, फिरोज शाह ने हिसार और आपका हो गया, हिसार क्या है, ये आपका इधर आता है पंजाब की साइड, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया और जौनपुर जो जौना खां की स्मृति में है नामक नए नगर बसाए। कौन, फिरोज शाह तुगलक। और अनेक नहरें भी ये बनवाया। और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और खिज्र खान क्या था, ये सैयद वंश की स्थापना किया था। तो ये हो गया उनके बारे में। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। बी है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ऑप्शन ए है कि ए सही परंतु बी गलत है, बी है कि बी सही परंतु ए गलत है, सी है कि ए तथा बी दोनों सही है, डी है कि ए तथा बी दोनों गलत है। तो अब आइए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। जो उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए सही है। ये तो सही कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में लेके आया। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि क्या हुआ कि उन्हें कर चुकाने में छूट दी गई, नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। बी है कि लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। सी है कि ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। डी आपका है कि तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो जो तवारीख थी अब उसके बारे में देख लेंगे, 2015 में पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा तवारीख था, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो ये जो तवारीख था, तो ये रचना जो है वो सल्तनत काल में की गई थी और यह शासक के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर क्या देता था, बल देता था। कौन, तवारीख, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन ए कि इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, बी है कि साहित्य का महत्व, सी है कि स्रोतों का महत्व, डी आपका कि सांस्कृतिक का सम्मान। तो अगर आप कर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आखिर मतलब किस चीज़ को, इस प्रश्न के जरिए किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है इसके जरिए हम इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम ना दे तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब हम कल्पना करें कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। ऑप्शन है कि फारसी, बी है कि उर्दू, सी है कि हिंदी, डी है कि अरबी। तो देखिए जो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में से प्रशासनिक भाषा थी, ये देख लेते हैं, वो आपका फारसी था। तो ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। तो ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुद के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोहसिन तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए कि सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सी कि बलबन, डी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर है जो फालतू कमेंट करने आते हैं, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं, हम आप सभी को जानते हैं कि आप कौन हैं। तो देखिए ये तो जो चैनल वाले होते हैं वही कमेंट करते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपने चैनल को संभालने की कोशिश कीजिए, दूसरे के चैनल पे आके कमेंट ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हरकतें हमें अच्छी नहीं लगती आप सबकी। अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फालतू कमेंट ना किया करें आप सभी, ठीक है। आप अपना चैनल अपना चलाइए, हम अपना चला रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस तरीके से बेतुकी चीज़ें ना करें
और दूसरी आईडी बना के ये बेतुकी की चीज़ें जो है वो बिल्कुल गलत है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हमारे वो पढ़ेंगे, आपकी बेतुकी कार्य से वो चीज़ें बंद नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आइए हम देख लेते हैं। अगर वो उनको लगता है, अगर वो हमारा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ऐसी चीज़ें ना करें। चलिए आइए उत्तर हम देख लेते हैं। 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का सुल्तान था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो खिलजी का जो खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। और इसका जो समकालीन एक शिलालेख कहाँ है? जोधपुर में प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ऑप्शन है कि अलबरूनी, बी है कि बदायूनी, सी है कि मिनहाज ए उस सिराज, डी है कि जियाउद्दीन बर्नी। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो आइए हम यहाँ का उत्तर देख लेते हैं और रजिया के बारे में पढ़ेंगे भी। तो ये किसने कहा था कि मिनहाज उस सिराज ने अपनी एक पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी में गुलाम वंश के शासक तथा उसके प्रशासन का क्या किया था? वर्णन किया था। अब मिनहाज ने अपने पुस्तक में वर्णन किया कि जो रजिया है वो अपने भाई से क्या है? अधिक योग्य है। इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। देखिए ये स्त्री पे बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा था। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मतलब ये मानते हैं कि जो स्त्री होती है वो पुरुषों से कम होती है, जो पुरुष होते हैं वो अधिक होते हैं। तो इनका ये मानना था कि इसीलिए जो ये रजिया थी इसलिए ये हार गई। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान का प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? ऑप्शन है कि इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज तुगलक। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पर ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया सॉरी। और ये जो प्रशस्ति पाया गया कहाँ पर पाया गया? जोधपुर में पाया गया। और जोधपुर शिलालेख के नाम से इसे भी जाना जाता है। और ये जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। और इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का क्या किया गया था? बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। और यही है, कौन था? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 10 के बाद 11 पर। 11 में कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे, बी है कि गुरु तेग बहादुर थे, सी है कि गुरु नानक देव थे, डी है कि गुरु अंगद देव थे। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खालसा का जो स्थापना करने वाले थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है कि हुमायूं, बी है जहांगीर, सी है अकबर, डी है शाहजहां। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व शांति का विचार जो था वो आपके ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा कि अकबर ने क्या किया था? अकबर मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 के बाद 13 पर आ जाते हैं। 13 में आपसे कह रहा है, अभी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? ऑप्शन है कि मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है कि बलबल और डी है कि फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर दीजिए किसने किया था? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आइए उत्तर देख लेते हैं कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या किया था कि जो शहर के अनाज है उसे बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग करता था। और ये थोड़े से पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी बाजार पर नियंत्रण प्रणाली का क्या क्या प्रयोग किया, क्यों किया? ताकि वो वस्तु का जो मूल्य बाजार में नियंत्रण हो तथा वस्तु की उपलब्धता क्या रहे? बनी रहे। तो उसने अनाज को शहर के बाजार में भेजने के लिए बंजारों का क्या किया? प्रयोग किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, ठीक है, को दिल्ली या दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन है कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बी है कि उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, सी है कि मंगोलों से बचने के लिए, डी है कि दक्षिणी शासक को दंडित करने के लिए। तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर हम देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। होता क्या है कि ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, सही होगा। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया।
क्यों किया? क्योंकि ताकि उसकी जो प्रशासन कार्य है वो प्रभावी रूप से क्या करें, संचालित कर सके। क्योंकि जो दौलताबाद है वो साम्राज्य के केंद्र में क्या था, स्थित था। अब ये कथन और कारक से क्वेश्चन संबंधित है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। कथन ए आपका दिया गया कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन ए है कि ए तथा बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन बी है कि ए बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कथन है ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन जो बी हमारा है वो क्या होगा, बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसे कथन और कारक है, जैसे अब यहाँ पर कथन ए और कथन बी दे दिया तो कथन बी गलत है और कथन ए हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ पर व्याख्या और स्पष्टीकरण अगर करना हो तो जैसे कि कथन आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पर जब कथन दो में आई तो कब क्यों कैसे लगा दी, क्यों मतलब क्वेश्चन कर दीजिए। अब आपके इसका अगर उत्तर ये मिल जाता है तब तो ये क्या है कि इसका सही व्याख्या कर रहा है, जब उत्तर नहीं मिलता है तो व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी होती है कि ए सही है, बी सही है, बी क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतनी तीन चीज़ें देखनी है। तो ए वाले में क्वेश्चन कर दीजिएगा, अगर ए का क्वेश्चन किए और बी में उत्तर मिल गया तब तो ये सही व्याख्या कर रहा है, नहीं तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फिर से रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आ गया। अभी यही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। कह रहा है कि कथन ए है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते, तुलना में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन है कि ए बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन बी है कि ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। सी में दिया है कि ए सही है किंतु बी गलत है। डी में है कि ए गलत है किंतु बी सही है। अब आइए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आपका बी क्या है, वो सही है। देखिए रजिया ऐसा कोई भी भ्रम पैदा नहीं की थी अपने पुरुष होने का, ठीक है, लेकिन जो तवारीख के जो लेखक थे उन्होंने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर उन्होंने तर्क दिया। अभी अपने ऊपर बताया था कि उन्होंने तर्क दिया था कि जो पुरुष स्त्रियों की तुलना में क्या है, वो श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए सल्तनत काल में तवारीख के लेखक जो है वो अक्सर क्या करते थे, शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की क्या देते थे, सलाह देते थे। जैसे उसी में एक कौन थे, अभी हमने बता दिया कि मिनहाज ए सिराज, और इन्होंने अपने ही पुस्तक में लिखा था कि रजिया का जो पतन का कारण था वो स्त्री होना था, क्योंकि इनका मानना था कि रजिया स्त्री थी और उन्होंने पुरुषों जैसा कार्य किया, उन्होंने राज्य चलाने की कोशिश की, इसलिए इनका पतन हो गया। तो ये इनका थोड़ा था, लेकिन रजिया ने ऐसा भ्रम कभी पैदा नहीं किया था कि वो इस तरीके से अपना कुछ नाम लिखवाई थी या कुछ भी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 में है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल मतलब सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बनाया था। ऑप्शन बी देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका कथन ये है, ठीक है, इनमें कथन और कारक है। तो कथन कर रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल मतलब सर्वत्र शांति के विचार का शासन सिद्धांत बनाया। अब आइए अगला देख लेते हैं हम, कथन बी में देख लेते हैं। कथन बी में कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और माताधंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यहाँ जो उत्तर होगा ये हम देख लेते हैं क्या होगा। आप देख लीजिएगा ए बी सी डी, तो ए में हमारा सही हो जाएगा कि ए भी सही है और बी भी, दोनों बात सही है, लेकिन जो कारण है वो कारण क्या है, ए बी का कारण भी है। ए भी सही बता रहा है कि जो ए का कारण है, ए हमारा क्या है कि जो अकबर और जहांगीर मतलब शाहजहां थे ने सुलह-कुल मतलब सर्वत्र शांति के विचार का शासन बनाया, ये भी बात सही है, और बी जो आपका कारण है वो भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिएगा कथन है और कथन बी है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका कथन क्या कह रहा है, ए कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी कह रहा है कि जनजाति समाज कई आसमान वर्गों में विभाजित नहीं था।
तो देखिए ऑप्शन ए है कि ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है। बी में है कि ए बी दोनों सही किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। सी में कि ए सही किंतु बी गलत है। डी में कि ए गलत है किंतु बी सही है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए गलत है कि दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है कि जनजाति समान कई असमान वर्गों में क्या हुआ था, विभाजित नहीं था। तो डी सही कर लीजिएगा कि ए गलत है किंतु बी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए होता क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ग के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाव दिए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच, अमीर और गरीब बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज क्या था, ज़्यादा जटिल हो गया। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इस प्रकार उपयुक्त स्पष्टीकरण से क्या है, कथन ए गलत है और बी क्या हमारा सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। ऑप्शन ए है कि गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। बी है कि दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन सी है, या ये देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। और आपका डी है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो यहाँ जो उत्तर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए हम देख लेते हैं बी में जो उत्तर होगा वही सही होगा कि जो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में है वो ये था कि जो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 के बाद हम 20 पर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को, चारों को, कि जो अंतर्गत प्रशासन और समेकन था, निम्न कथन यहाँ पर सही होगा। तो ये कथन को आपको पढ़ना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए 20 पर चलते हैं। 20 में है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ऑप्शन ए कि गुरु अंगद, बी है गुरु अर्जुन, सी है कि गुरु तेग बहादुर, डी है कि गुरु गोविंद सिंह। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है कि कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो जो बाबा गुरु नानक थे उनकी रचना को गुरुमुखी में संकलित करने वाले आपके गुरु अंगद थे। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है आपका 21 में आपका क्या कहा गया है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कि इसमें अकबर के पूर्वज और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। ऑप्शन बी है कि यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। सी है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। डी आपका कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या होगा, 2019 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो आईने अकबरी आपका था यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करिएगा। आपका 2019 में पूछा गया। देखिए जितने भी 2019 आए क्वेश्चन हैं 20 से आए, आपके 21 के आए हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया आपसे। 22 में देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपको 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 2023 में पूछा है, 18 में पूछा है, 16 में पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 22 का कि 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ऑप्शन है कि मुर्शिद कुली खान, बी है कि नदीर शाह, सी आपका है कि अलीवर्दी खान, डी आपका है कि बुरहान उल्फ मुल्क। तो 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो 18वीं सदी थी उसमें आपके जो यहाँ पर थे मुर्शिद कुली खान, इनका जो नेतृत्व था, इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 22 के बाद 23 पर। 23 में हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया।
तो क्या अली खान, बी है नादिर शाह, सी है मुर्शिद कुली खान, डी है निजाम उल मुल्क असफ शाह। तो देखिए जो बंगाल की 18वीं सदी थी उसमें जो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ तो वो आपके हो गए मुर्शिद कुली खान। अभी आपने 18वीं शताब्दी यहाँ भी पढ़ा मुर्शिद कुली खान और यहाँ भी आपने पढ़ा। तो देखिए जो मुर्शिद कुली खान था अपनी राजधानी ढाका से कहाँ किया था, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते 23 के बाद 24 पर। तो आज हम देखिए आप सभी 25 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी कल से आपकी वीडियो आएगी। तो आज हमने बस टाइम निकाल के आपको हम वीडियो सोचे दे दें क्योंकि कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि दिल्ली के आरंभिक सल्तनत में समय में बदंगा के बारे में लिखित से दो कथन ए और बी का पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कि बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बी की बदंगा पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो देखिए आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बदंगा थे वो किस तरीके के। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा कि ए सही है, बी गलत है। देखिए जो बदंगा थे वो विशेष गुलाम थे जिन्हें देखिए इनके नाम से आपको लग जा रहा है कि ये गुलाम थे और जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था। बाकी ये गलत है। ठीक है, ये मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान पर विश्वास नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। 24 के बाद हम चलते हैं 25 पर। 25 आगे आपका मिलान वाला है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है कि मुगल शासक के अभियानों क्या दिया कि मुगल शासक के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि चंदेरी का युद्ध, बी है चौसा का युद्ध, सी आपका है कि अहमदनगर को राज्य में मिला लिया और डी आपका कि बीजापुर के राज्य को मिला लिया। अब किस सन में मिला है ये बात है। तो अब आइए उल्टा पुल्टा इधर उधर मिलान करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए जो चंदेरी का युद्ध है वो आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो चौसा का युद्ध है ये याद रखिएगा 1539 में। अहमदनगर को राज्य में मिलाया जाना कब मिलाया गया, 1632 में। और बीजापुर को राज्य में मिलाया जाना ये आपका 1685 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आपका हो गया। सी को ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए 25 क्वेश्चन हो गया और इसमें लगभग आपको है 60 से 70 क्वेश्चन इस चैप्टर में। तो कल ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे पूरा और आपको दिखा देना चाहते हैं कि इसके बाद आपका 12 के बाद 13 है कल, सॉरी अच्छा 13 तो हम लेके ही चले हैं। 41 क्वेश्चन हमने 25 करा दिया है, फिर 14 को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, 14, 15 कल हम क्या करेंगे, सभी 15 तक चैप्टर 15 तक ख़त्म करेंगे और 16 का जो बचा रहेगा उसको नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, आपके एक लाइक से हमारी जो वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो प्लीज़ आप सभी एक लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।